चलिए देखिएगा, तो बाल विकास या सीडीपी के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है विचारधारा। ठीक है, ये विचारधारा कहाँ से आता है या विचारधारा के व्यक्तित्व में इसका क्या आशय होता है, इसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि विचारधारा जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक और एक बिंदु मुख्य तौर पर याद रखिएगा जिसमें हम ये तीन बिंदुओं को शामिल करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ये तीन बिंदु जो है किस प्रकार की विचारधाराओं के साथ शामिल होता है, दर्शनवाद या दार्शनिक के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सभी विचारधाराएं हैं ये मूल रूप से दार्शनिक होते हैं, याद रखिएगा। जैसे विचारधारा की जो उत्पन्नता होती है या विचारधारा कहां से आता है, तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर इस विचारधारा की उत्पन्नता होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा दार्शनिक स्तर पर ये तीन प्रकार के विचारधाराएं सामने आती है हमारे सामने। और याद रखिएगा सीडीबी में इनका बहुत बड़ा महत्व है, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा सबसे पहले हमने आदर्शवाद को देखा। आदर्शवाद क्या होता है, तो याद रखिएगा जीवन के स्तर पे, ठीक है, सीडीपी के या जीवन के स्तर पे जब मानव के, ठीक है, याद रखिएगा मानव के जीवन में या व्यक्तित्व में हम किस प्रकार के विचारधारा को शामिल करते हैं, तो याद रखिएगा आत्मवादी। ठीक है, आत्मवादी का मतलब है कि जब मौलिक सिद्धांत या मूल सिद्धांत क्या हो, व्यक्तित्व के ऊपर निर्धारित हो। ठीक है, आत्म सिद्धांत का सीधा सा अर्थ होता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में मूल सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण मानता है या बल देता है, जिसमें आत्मा, ठीक है, मन या फिर शारीरिक चिंतन, ठीक है, याद रखिएगा, या मनोचिंतन जिसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी को हम कहते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, तो ये आइडियलिज्म है या आदर्शवाद, यह तैयार करता है एक आदर्शवादिता को, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें मैंने काफी लोगों के कुछ अकॉर्डिंग आपको चीजें बताई थी। ठीक है, कि इनके अनुसार जो है आदर्शवाद क्या है सामान्य तौर पर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कौन कौन इसके समर्थक है। समर्थक के नामों में याद रखिएगा फ्रिस्टे, सुकरात, अरविंद घोष, हेनले, महात्मा गांधी, हिगल, अरस्तु, प्लेटो और स्पिनोजा। ठीक है, याद रखिएगा ये समर्थक हैं आदर्शवाद के। इसके अलावा याद रखिएगा आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा आदर्शवाद के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, जिसमें मानसिक शक्ति, आध्यात्मिकता, सामाजिकता और शारीरिक दक्षता या शक्ति जो है इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यानी आदर्शवाद को अपनाना या आदर्शवाद के संबंध में इस बात को अपनाना कि आदर्शवाद से एक मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी मानसिक शक्ति का, आध्यात्मिकता का, सामाजिकता का और शारीरिक शक्ति का विकास होता है आदर्शवाद के संयम से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा शिक्षा में आदर्शवाद का संबंध क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का जो आदर्शवाद से संबंध है उसको याद रखिएगा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि मानव को योग्य बनाना। ठीक है, यानी मानव के अंदर व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और क्वेश्चन बनकर नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बना जाता है इसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे, आदर्शवाद से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो यकीन कीजिए इससे आपको फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने आदर्शवाद को आप समझ लिया जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो कल का टॉपिक रहेगा वो पहले क्वेश्चन आंसर से रहेगा। ठीक है, तो जिससे आपको आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद या फिर प्रकृतिवाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखेंगे हम लोग आदर्शवाद का ही कुछ बिंदु है जो कि आपका बचा हुआ है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिएगा आदर्शवाद। ठीक है, तो आदर्शवाद के अंदर याद रखिएगा अभी हम एक महत्वपूर्ण बिंदु से गुजर रहे हैं, याद रखिएगा, जिसमें आदर्शवाद के साथ आप शिक्षण विधि पढ़ेंगे। इसके अलावा आदर्शवाद में विद्यार्थियों का क्या स्थान होता है ये पढ़ेंगे आप। आदर्शवाद में याद रखिएगा सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व। ठीक है, सत्यम, शिवम, सुंदरम का महत्व पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा आदर्शवाद के अंतर्गत जो है आप कुछ और भी अन्य चीजें जैसे कि मूल सिद्धांत। ठीक है, ये आदर्शवाद के अंतर्गत के 4 टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले देखिएगा आदर्शवाद में यहां पर याद रखिएगा मैं पहले आपको विद्यार्थी के बारे में यानी शिक्षार्थी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर बाकी टॉपिक को कवर करूंगा। देखिए शिक्षण विधि में ना आपको कुछ बातों को याद रखना है, जैसे कि आपने सुना होगा आगमन विधि, ठीक है, निगमन विधि। तो ये जो आगमन निगमन विधि है इनको यहां पर समझना होगा किसने लेकर आया, आदर्शवाद में इनका क्या अस्तित्व है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा आगमन और निगमन विधि के अंतर्गत आपको कुछ
ऐसे विधियों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है देखिएगा आदर्शवाद के अंतर्गत जो है शिक्षण। ठीक है, तो देखिएगा अभी तक हम लोग थोड़ा सा यहां पर वापस लेके चलूंगा। देखिएगा शिक्षा में आदर्शवाद का संबंध क्या है ये हमने देखा। ठीक है, कुछ इसके मूल रूप हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा आदर्शवाद के उद्देश्य देखा आपने। अब शिक्षा में आदर्शवाद के संबंध को देखिएगा जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, इस बिंदुओं में याद रखिएगा सबसे पहला यहां पर शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत होता है पहला आध्यात्मिक विकास। मतलब शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद का जो संबंध है वो शिक्षा आदर्शवाद के अंतर्गत क्या करता है? आध्यात्मिक विकास करता है। ठीक है, मनोचिंतन को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जो आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं ये इनके अंदर मनोचिंतन का जो है खासकर अकेले रहना, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ व्यक्ति जो है अपने लिए अकेले समय बिताते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके आदर्शवाद को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अंतर्गत याद रखिएगा कि कुछ ऐसे मनोचिंतन की प्रक्रिया होती है जिसमें आध्यात्मिकता का विकास होता है शिक्षा के अंतर्गत आकर। ठीक है, यानी शिक्षा आदर्शवाद के साथ कैसा संबंध रखता है? तो याद रखिएगा, पहले तो याद रखिएगा मानव के अंदर व्यक्तित्व का विकास करता है। उसके अंदर पहला होता है जिसमें आध्यात्मिकता का विकास करता है। ठीक है, तो पहला क्रम क्या है? आध्यात्मिकता का विकास करना। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा आत्मानुभूति की प्राप्ति। ठीक है, आत्मानुभूति की प्राप्ति ये दूसरा कार्य होता है शिक्षा का आदर्शवाद में। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर याद रखिएगा सत्यम शिवम सुंदरम का विकास। अच्छा, जो सोच रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित, वो ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसमें कोई फिल्मी सब्जेक्ट नहीं है ये। इसके अंतर्गत आपका काल्पनिक, नैतिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जिसको हम सत्यम को कहते हैं बौद्धिक क्षमता का विकास होना। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम का जो भावार्थ है वो मुख्य रूप से किस भावार्थ में आता है? तो याद रखिएगा भौतिक विकास, नैतिक विकास, काल्पनिक विकास। ठीक है, कलात्मक विकास जिसे कहा जाता है। जैसे कि अब आप सोचेंगे कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम भी इसी के स्तर पर होता है। अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर कि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, तो 4 ऐसे मूल्य हैं, याद रखिएगा इसके 4 महत्वपूर्ण मूल्य। और 5वां है आपका मनुष्य को मनुष्य बनाना। याद रखिएगा मनुष्य को मनुष्य बनाना। ठीक है, अब देखिएगा आदर्श मूल्य में सबसे पहले तो याद रखिएगा आदर्श मूल्य का संबंध कैसा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए इनमें से क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का आदर्शवाद से संबंध क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए एक स्तर होगा जिसमें आपको आध्यात्मिक जीवन में विकास करना, आत्मानुभूति की प्राप्ति करना, सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना। ठीक है, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना। ऐसे क्या होगा, इसका मतलब यह है कि आदर्शवाद में शिक्षा जैसे ही जुड़ता है उसके साथ ही उसके नए उद्देश्य सामने आते हैं। ठीक है, मनुष्य का मनुष्य बनाना। तो जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है किसी मनुष्य को, तो वो थोड़ा मनुष्य के जैसे अपने भावार्थ को बदल देता है। ठीक है, यानी कि रहने सहने के तरीका बदल जाना, बात करने के तरीके में बदलाव आना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सभी बिंदुओं में स्पष्ट होता है। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा वापस आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो शिक्षण विधि। अब यहीं पर एक बात याद रखिएगा, मूल सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले मूल सिद्धांत थोड़ा देखते हैं। देखिएगा आदर्शवाद में मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा मूल सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है मूल सिद्धांत। और मूल सिद्धांत के अंतर्गत याद रखिएगा जिसे कहा जाता है आदर्श मूल्य। ठीक है, इसके 3 बिंदु होते हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। ठीक है, आदर्श मूल्य का विकास होना, और इसके अंतर्गत याद रखिएगा 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका
भावात्मक, संकल्पनात्मक, ठीक है, भावात्मक, संकल्पनात्मक, ठीक है, जिसे सांकल्पिक कहा जाता है, और एक होता है आपका मानसिक। याद रखिएगा, भावात्मक की जब बात करें या भावात्मक शब्द की बात करें तो जो अनुभव किया जाता है उसे भावात्मक कहा जाता है, ठीक है। यानी इसका अर्थ होता है जिसका अनुभव किया जा सके या किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम? भावात्मक, ठीक है। यानी जैसे हम एक शब्द कहते हैं मिठास, मिठास, तो मिठास क्या है? एक भावात्मक शब्द है। इसको आप महसूस कर सकते हैं केवल कि तुम्हारी बोली में बहुत मिठास है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि शक्कर मिल जाता है तुरंत, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि भावात्मक क्या है? भावात्मक एक शब्द है जिसका अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो मिठास जैसे शब्द को हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि भावात्मक एक आदर्श मूल्य का पहला वाक्य होता है या पहला शब्द होता है भावात्मक होना, ठीक है, यानी जिसमें अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा मानसिक क्या होता है, मानसिक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जो अनुभव के साथ प्रारंभिक बिंदु में आ जाए, ठीक है, यानी कि मनोदशा में आना, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मानसिक है इसके अंतर्गत जो भी चीजें आपको पहले से ज्ञात हो उसको हम मानसिक रूप कहते हैं, ठीक है। यानी जो चीजें ज्ञात हों मानसिक है, ठीक है। याद रखिएगा जो चीजें ज्ञात हैं उसे हम मानसिक कहते हैं, और जिसका संकल्प किया जाए उसे हम संकल्पिक या संकलात्मक कहते हैं, ठीक है। यानी जो चीजें आप उद्देश्य के साथ लेकर चले, निश्चय करें, उसको हम क्या कहेंगे? संकल्पिक कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर आता है आपका यहां पर हम पाठ्यक्रम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपका मूल सिद्धांत, आदर्शवाद का मूल सिद्धांत। तो तीन मूल सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से? भावात्मक, मानसिक और संकल्पात्मक, ठीक है, ये याद रखिएगा। आदर्शवाद के तीन मूल सिद्धांत होते हैं, भावात्मक, भावात्मक का मतलब होता है जो आपको अनुभव किया जा सके, दूसरा मानसिक जो ज्ञात हो, और तीसरा है संकल्पनात्मक जिसका संकल्प किया जाए, ठीक है। संकल्प का मतलब समझिए कि सामान्य तौर पर आपने बोला कि मैं आज से मीठा छोड़ रहा हूं, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ये संकल्पिक होगा, यानी आपके आदर्श में जुड़ गया वो कि मैं मीठा नहीं खा रहा। जैसे कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं या तो वो शुरू से नहीं खा रहे या फिर वो बीच में आकर बोलते कि आज से मैं नहीं खाऊंगा, और उसके बाद बदल जाता है उनका जीवन, ठीक है। ये संकल्पिक है, याद रखिएगा। यानी अपने आदर्श मूल्य में कुछ आपने जोड़ दिया, कुछ लक्ष्य रख लिया, कोई निश्चय कर लिया, तो ये संकल्पिक कहलाता है। मानसिक क्या है? मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूं, अभी आप मैथ पढ़ रहे थे, मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा 2 + 2 कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 4 होता है, ठीक है। कोई 5 बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसका मतलब है आपको पहले से ज्ञात है, तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो गई, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं क्या बोलता? आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। क्यों? अब इसके लिए मैं ऐसा क्यों बोलता? इसका बोलने का कारण यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मानसिक स्थिति में अधिक से अधिक चीजें जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। आपको अधिक से अधिक चीजें ज्ञात हो जाती हैं। अगर अभी आप 1 वर्ष के होते तो हो सकता था आप नहीं बता पाते, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 वर्ष के हैं तो आप 1 वर्ष की तुलना में ज्यादा अधिक मानसिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। ऐसे में आपका जो नॉलेज होगा वो 1 वर्ष की तुलना में अधिक होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, याद रखिएगा, जो 5 साल की जो उम्र में है, याद रखिएगा, जो 5 साल की उम्र में है, और कुछ बच्चे 10 साल की उम्र में है, तो 10 साल की उम्र वाला जो मानसिक स्थिति में जो बच्चा है वो 5 साल के बराबर हो जाता है कभी कभी, तो हम बोलते हैं ये मानसिक रूप से कमजोर है, ठीक है। इसी को मानसिक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ज्ञात होता है उसी को हम मानसिक स्तर पर जोड़ते हैं, ठीक है। और संकल्पिक आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, भावात्मक, ठीक है, दूसरा मानसिक, और तीसरा है आपका संकल्पनात्मक या सांकल्पिक बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखिएगा पाठ्यक्रम याद रखिएगा, ठीक है, कि आदर्शवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम कैसा हो सकता है, ठीक है। देखिएगा देखिएगा इस मूल बिंदु को समझिए कि आदर्शवाद में आपने उन व्यक्तियों का नाम पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जिसके अनुसार जो है
पाठ्यक्रम को तय किया जाता है कि बच्चों को आदर्शवादिता के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा, पहले आपको सत्यम शिवम सुंदरम ही यहां पर याद रखना है। देखिएगा, अच्छा, पाठ्यक्रम जो है ये प्लेटो के अनुसार है, याद रखिएगा, पाठ्यक्रम जो है ये प्लेटो के अनुसार। ठीक है, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम जो है याद रखिएगा बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा, जैसे बौद्धिक की बात करें तो बौद्धिक के अंतर्गत क्या क्या चीज आ जाती है, तो देखिएगा, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, दर्शन और विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसी में आता है आपका भाषा, इतिहास, गणित। ये सभी क्या है, बौद्धिक विकास से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, भूगोल। ये सभी बौद्धिक विकास के साथ जुड़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट या फिर विषय। अब इसके बाद देखिएगा नैतिक, जिसमें हम शिवम के अंतर्गत पाठ्यक्रम को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अलावा राजनीति संबंधी ज्ञान, राजनीति संबंधी ज्ञान और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये सभी आपके नैतिक मूल्य में आते हैं, यानी नैतिक के अंतर्गत, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आपका आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, और आपने सुना होगा नीति, नीति भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ये नैतिक के अंतर्गत नीति आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा सुंदरम यानी कलात्मक, तो याद रखिएगा इसमें कलात्मक संबंधी रचना, कलात्मक संबंधी रचना। ठीक है, इसके अलावा संगीत, संगीत आ जाता है इसमें। ठीक है, संगीत के अलावा याद रखिएगा काव्य निर्माण, रचना। ठीक है, ये सारे चीज आते हैं आपके सत्यम शिवम सुंदरम के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक है। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, देखिएगा सीडीपी में इस पूरे टॉपिक का स्थान नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, जब आप इसके विचारधाराओं को समझ जाएंगे, उसके बाद सीडीपी को पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, यही कारण है कि पहले ही मैं आपको आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और आपको प्रकृतिवाद बताना चाहता हूं, क्योंकि इसका संबंध आपके सिलेबस में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसके पूरे तत्व से गुजरेंगे तो आगे जाकर ग्रोथ, ठीक है, और आपकी अभिवृद्धि जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, विकास पढ़ेंगे, तो उसके समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा आपका समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, जब आप समावेशी शिक्षा का टॉपिक खोलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक विकास क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, जिसका कोरिलेशन जो है यहां से आएगा, लेकिन डायरेक्ट तौर पर कहीं पर भी विचारधारा या फिर आदर्शवाद, प्रयोजनवाद का संबंध डायरेक्ट नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है और समझना होगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है। देखिए, आदर्शवाद एक प्रकार से, ठीक है, विचारधारा है जिसके द्वारा आप शिक्षा के संबंध में बहुत सारे बिंदुओं को देख रहे हैं। जैसे आदर्शवाद के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, आदर्शवाद के अंतर्गत मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सभी तत्वों को आप एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, और जब उसके साथ एक बार कंपेयर करेंगे आप कि एक तरफ आदर्शवाद, एक तरफ प्रयोजनवाद और एक तरफ प्रकृतिवाद होगा, तो शिक्षा की विधि कैसी होनी चाहिए आदर्शवाद के लिए, प्रयोजनवाद के लिए और प्रकृतिवाद के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बाद। तो पहला था आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। प्लेटो ने दिया है ये आदर्शवाद का पाठ्यक्रम, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद
ठीक है। अब एक और पाठ्यक्रम देखेंगे हम लोग। देखिएगा 3 व्यक्तियों ने पाठ्यक्रम अलग अलग दिया है। जे.एस. रॉस ने अलग दिया है, प्लेटो ने अलग दिया है, ठीक है, और नन के द्वारा भी अलग पाठ्यक्रम दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम प्लेटो के माना जाता है, याद रखिएगा, जिसमें बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक दिया गया है। ठीक है, नन के द्वारा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, नन के द्वारा पाठ्यक्रम, नन के द्वारा पाठ्यक्रम। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में याद रखिएगा शारीरिक और साहित्यिक पाठ्यक्रम। ठीक है, साहित्यिक और शारीरिक पाठ्यक्रम। ठीक है, आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा इसको। तो देखिएगा शारीरिक में क्या क्या चीजें आती हैं और साहित्यिक में क्या आता है, याद रखिएगा। साहित्यिक की बात करेंगे तो साहित्यिक जो होता है ये सौंदर्यात्मक पाठ्यक्रम, और शारीरिक में देखिएगा, शारीरिक पाठ्यक्रम में दिया गया है, ठीक है, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, नैतिक, और इसके अंतर्गत आता है आपका धार्मिक। ठीक है, ये था आपका। अब देखिएगा यहां से आता है आपका शिक्षण विधि। ठीक है, पाठ्यक्रम समझ में आ गया आपको कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम नन के अनुसार है, जे.एस. रॉस के अनुसार है और आपका प्लेटो के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे चले, देखिएगा शिक्षण विधि। देखिएगा शिक्षण विधि होता क्या है। ठीक है, तो शिक्षण विधि का मूल स्वरूप होता है, या परिभाषित अगर हम शिक्षण विधि को करते हैं तो याद रखिएगा किसी लक्ष्य को लेकर, किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर जब हम किसी पाठ्यक्रम के अनुसार किसी बच्चे को या बच्चे को पढ़ाने के लिए आदर्शवादिता का सहारा लेते हैं तो उनमें हम किसी विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की विधि का मतलब होता है कि हम ऐसे विधियों का प्रयोग करते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक शास्त्रियों या मनोशास्त्रियों के द्वारा जो है दिया गया विधि है। ठीक है, जैसे सुकरात ने अलग प्रकार की विधि दी है, फ्रेगल ने अलग प्रकार की विधि दी है। तो सभी के प्रकार से याद रखिएगा कि कुछ लोग मानते हैं कि आगमन और निगमन विधि सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार विश्लेषण विधि जो है यह मानी जाती है सबसे बेहतर विधि। ठीक है, तो सभी प्रकार के विषयों को पढ़ाने के लिए, जैसे अगर आप मान लीजिए आप किसी को गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो गणित में आपकी जो विधि होगी वो अलग प्रकार की होगी। वही अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपकी विधि अलग प्रकार की होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक स्तर पर या शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग प्रकार की विधि दी गई है आदर्शवादिता के अंतर्गत। ठीक है, इन विधियों का आप याद रखेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा एक तरफ मैं लिखूंगा शिक्षण विधि और एक तरफ लिखूंगा मैं समर्थक। ठीक है, एक तरफ शिक्षण विधि और एक तरफ समर्थक, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला होता है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि आप लोग सभी जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है, सुना है आप लोगों ने प्रश्नोत्तर विधि, बताइए। हाँ, सवाल जवाब जैसे, लेकिन समझिए अगर मैं आपसे पूछूंगा ऐसा कौन सा पेड़ है, ठीक है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, केले। ठीक है, तो समझिए कि किस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, यह है प्रश्नोत्तर विधि। मतलब जब बच्चों से आप उनके ज्ञान के अनुसार प्रश्न करें, उसके आसपास के दिनचर्या के जोड़कर जब प्रश्न करें और वहां से आप आंसर निकाल रहे हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि कहलाता है, याद रखिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, तो प्रश्नोत्तर विधि जो है याद रखिएगा विचारक के तौर पर है सुकरात, यानी सुकरात जो है ये मानते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि सबसे बेस्ट विधि है आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा है संवाद विधि। संवाद विधि, ठीक है, संवाद विधि क्या विधि होता है, तो याद रखिएगा किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यानी बच्चों में
किसी बिंदु पर या किसी भी शब्द पर या किसी भी घटना पर आप क्या कर सकते हैं, संवाद करा सकते हैं। और ऐसे में याद रखिएगा उनको सीखने के लिए क्या मिलेगा, अधिक से अधिक वातावरण मिलेगा ऐसा, ठीक है, उसे कहा जाता है संवाद विधि। ठीक है, तो संवाद विधि के लिए याद रखिएगा जो संवाद विधि होता है, प्लेटो ने यह संवाद विधि दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संवाद विधि के बाद तीसरा याद रखिएगा आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि, ठीक है, आगमन और निगमन विधि याद रखिएगा। आगमन और निगमन विधि जो है अरस्तु के द्वारा, ये बात याद रखना है, ठीक है, कि शिक्षण विधि को किसने किसने दिया है। तो आगमन और निगमन विधि अरस्तु के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अभ्यास, प्रशिक्षण और क्रिया विधि। अभ्यास, प्रशिक्षण और क्रिया विधि याद रखिएगा। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और क्रिया विधि जो है ये पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया है, पेस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा निर्देशन, हर्बर्ट के द्वारा, निर्देशन विधि। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा खेल विधि, फ्रोबेल के द्वारा खेल विधि दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा तर्क विधि, हीगल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, शिक्षण विधियां हैं, याद रखिएगा। आपको इससे अधिक भी, आपको और भी बहुत सारे, जैसे कि विश्लेषण हो गया, ठीक है, बहुत सारी विधियां होती हैं। मुख्य रूप से आदर्शवाद में याद रखिएगा इतनी विधि बताई गई है। ठीक है, यानी इन विधियों के माध्यम से बच्चों को आप उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, जो निश्चित लक्ष्य किया गया है, यानी कि शिक्षा के संबंध में याद रखिएगा उनकी योग्यता को हम परिपुष्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी विधियां होती हैं, याद रखिएगा, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि हो गया, संवाद विधि हो गया। आगमन निगमन क्या होता है, आगमन निगमन विधि याद रखिएगा कि आगमन और निगमन विधि जो होता है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आगमन निगमन विधि जो है अधिकांश गणित और विज्ञान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा जब आपको पहले, ठीक है, उदाहरण दिया जाए, पहले उदाहरण दिया जाए उसके बाद नियम बताया जाए, इसको बोलते हैं आगमन विधि। उदाहरण दिया गया फिर नियम बताया गया। ठीक है, और जब नियम बताकर उसके बाद उदाहरण दिया जाए तो निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रूप होते हैं, आगे जाकर विधि जब पढ़ेंगे आप तो इसको डील करूंगा मैं वहां पर। ठीक है, तो आगमन और निगमन विधि कहलाता है ये। ठीक है, इसके अलावा अभ्यास, प्रशिक्षण और क्रिया विधि हो गया, जिसमें अधिक से अधिक अभ्यास करने की बात, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को क्या किया जाता है, एक लिख दिया जाता है अ, और बोलते हैं कि इसी पे लिखते रहो, इसी के ऊपर लिखते रहो, ऐसा बोलते हैं, ये अभ्यास विधि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा निर्देशन विधि, यानी कि जब आपको बोला जाएगा कि नाव बनाओ, कागज का नाव बनाओ, तो आपके लिए क्या रहेगा, वो बिल्कुल नया रहेगा, कागज का नाव आप बना नहीं सकते, लेकिन आपको निर्देश दिया जाएगा, उसको ऐसे मोड़ो, उसको वैसे मोड़ो, फिर आप जाकर अपनी योग्यता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खेल विधि, खेल खेल में चीजों को सिखाना, और तर्क विधि जो होता है याद रखिएगा जो तार्किक क्षमता को डेवलप करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तर्क विधि के माध्यम से भी शिक्षा दी जा सकती है। ये सभी आदर्शवादिता के अंतर्गत आता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ठीक है, किसने क्या दिया है वो याद रखेंगे आप कि पेस्टोलॉजी का क्या है, अभ्यास, प्लेटो का क्या है, संवाद, ठीक है, सुकरात का क्या है, प्रश्नोत्तर, उसके अलावा हर्बर्ट का क्या है, निर्देशन, फ्रोबेल का क्या है, खेल विधि, और हीगल का है तर्क विधि। ठीक है, चलिए ये था शिक्षण विधि, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या होता है, आदर्शवादिता के अंतर्गत विद्यार्थियों को कैसे समझा जा सकता है यहां पर। ठीक है, तो देखिएगा विद्यार्थी की बात करेंगे, देखिएगा कि विद्यार्थी क्या होना चाहिए, या विद्यार्थी के स्वरूप में आदर्शवाद में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। ठीक है, देखिएगा विद्यार्थी के स्वरूपों में, ठीक है, इस समय याद रखिएगा
कि विद्यार्थियों में निम्न गुण का समावेश होना चाहिए या विद्यार्थी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा आदर्शवादिता के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों के स्वरूप में कुछ गुणों का समावेश माना जाता है। अब ये गुण क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला गुण देखिएगा, पहले तो ये समझिए विद्यार्थी क्या है? शिक्षार्थी है जो कि अपने जीवन को आगे व्यक्तित्व के रूप में ढालने के लिए, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, उसी को हम विद्यार्थी कहते हैं। याद रखिएगा विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे स्वरूपों में विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और 5 गुण याद रखिएगा विद्यार्थियों के अंतर्गत, आदर्शवाद के अंतर्गत 5 गुण कौन से होने चाहिए विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आदर्शवाद के अंतर्गत विद्यार्थियों के गुण याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, ये 5 गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिएगा आदर्शवाद के अंतर्गत, ठीक है बहुत सरल, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा है, याद रखिए। जैसे अब विद्यार्थी तो आप सभी समझते हैं, ठीक है, तो वही देखिए उच्च संकल्प, उच्च संकल्प, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, निर्णय लेने में क्षमता, न्यायप्रिय, न्यायप्रिय, गुरुभक्त, गुरुभक्त होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, याद रखिए। उसी प्रकार विनयशीलता, सर्वहितकारी, विनयशीलता, सर्वहितकारी और सदचरित्र, सदचरित्र, ये सभी गुण होने चाहिए विद्यार्थियों में, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है तक विद्यार्थियों में गुण, ठीक है। विद्यार्थी क्या है, तो याद रखिएगा विद्यार्थी है जो विद्या का अर्जन करने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा जब वह एक विद्यार्थी, देखिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं कुछ एक आध एग्जाम्पल आपको बता दूं विद्यार्थी के संबंध में, जिसमें रॉस के अनुसार विद्यार्थी का क्या अर्थ है, या रॉस के अनुसार आप याद रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। रॉस के अनुसार विद्यार्थी के गुण या विद्यार्थी क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षा के बाद या शिक्षा के द्वारा अपने नैतिक मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों के संकल्पित या विद्यार्थियों के संबंध में जो बातें बताई जाती हैं, याद रखिएगा ये सभी, जैसे हॉर्न के अनुसार हो गया, फ्रेबल के अनुसार हो गया, ऐसे विद्यार्थियों की बहुत सारी परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप याद रखिएगा आदर्शवाद में 5 गुण कौन कौन से बताए गए हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अब आता है विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय क्या है, यहां पर देखिएगा विद्यालय किसे कहेंगे या विद्यालयों के अंतर्गत क्या क्या मुख्य जो आपका परिवेश है, ठीक है, या उसका पर्यावरण जो है वो कैसा होना चाहिए विद्यालय के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, हो गया। चलिए देखिएगा तो विद्यालय क्या है, आप लोग बताइए विद्यालय किसे कहते हैं, बोलिए जोर से बोलिए, विद्यालय किसे कहेंगे? जहां हमें विद्या मिलती है, मतलब एक ऐसा परिवेश, ऐसा स्थान जहां जो विद्यार्थी है वो विद्या अर्जन के लिए जाता है, ठीक है, उसे हम विद्यालय कहते हैं, ठीक है। अब इसी विद्यालय के अंतर्गत यह कहा जाता है कि इसका परिवेश कैसा होना चाहिए, यानी आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए या विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, यह 3 बिंदुओं पर सीमित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत जो है पूरा पर्यावरण विद्यालय का संयमित होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से ऐसे परिवेश हैं। सबसे पहला परिवेश होता है, याद रखिएगा विद्यालय के अंतर्गत, पहले तो मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं, देखिएगा
प्रकृति, विद्यालय, समाज, ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे विद्यालय, प्रकृति और समाज, याद रखिएगा, अगर विद्यालय विद्यार्थियों को सही गुण, सही आदर्श मूल्य दे पाता है तो एक उचित समाज का निर्माण हो जाता है, और यही उचित समाज जो है उचित प्रकृति का निर्माण करता है, और फिर से ये उचित प्रकृति जो है विद्यालय का निर्माण करता है। इस तरीके से ये जो है डायमेंशन में चलता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया, याद रखिएगा। अब देखिएगा विद्यालय में गुण क्या होने चाहिए या विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के परिवेश कैसे होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहला होता है देखिएगा विद्यालय के परिवेश के अंतर्गत क्या क्या मूल रूप होने चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा ज्ञान, विचार, क्रिया। ठीक है, ज्ञान, विचार और क्रिया, इसके स्वरूप में चरित्र निर्माण। ठीक है, इस पूरे स्वरूप को याद रखिएगा कि ज्ञान, विचार, क्रिया, चरित्र निर्माण कहाँ होना चाहिए, विद्यालय के परिवेश में होना चाहिए। ये आदर्शवादी अनुसार याद रखिएगा। जैसे आप प्रकृतिवादी पढ़ेंगे ये चीजें फिर से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जब जब आप जैसे जैसे चीजों को पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजें जो है बदलती चली जाएंगी, याद रखिएगा। अगर आपने तीनों में कंपेयर करना सीख लिया तो आपका सीडीपी का एक बेसिक फंडामेंटल तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आदर्शवादी के अनुसार विद्यार्थी क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि क्या होना चाहिए और आपके पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, और वही अगर आप प्रकृतिवादी में जाएंगे तो आपको फिर से बदलाव मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद एक जो 5 बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वो याद रखिएगा। ठीक है, यानी यह कहा जा सकता है कि विद्यालय के 5 कार्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत देखिएगा विद्यालय के 5 कार्य कौन कौन से होंगे। विद्यार्थी में चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, विद्यार्थी में चरित्र का निर्माण करना, यह विद्यालय में होता है, भले ही ना हो। आज के परिवेश में कुछ अलग तरीके का दिखाया जाता है। ठीक है, स्कूलों में आप जाते हैं, स्कूल में काम चलता है और अपना पढ़ाई करने के बाद वापस आते हैं, तो ये अलग परिदृश्य है। लेकिन हॉर्न के अनुसार याद रखिएगा ये जो विद्यालय कार्य हैं वो किसके अनुसार है, हॉर्न के अनुसार है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सबसे पहला समाज में नेतृत्व हेतु नागरिक का निर्माण करना। ठीक है, समाज में नेतृत्व हेतु नागरिक का निर्माण करना। इसके बाद याद रखिएगा समाज की अनुपयुक्त परंपरा का विरोध करना। ठीक है, समाज की अनुपयुक्त परंपरा का विरोध करना, ऐसे रूढ़िवादिता को दूर करना जो शिक्षक या शिक्षार्थी के दिमाग में बसा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो समाज में गलत विचारधाराओं का परिवेश होता है। ठीक है, जैसे आपने छुआछूत कह लिया, ठीक है, जाति वर्ग कह लिया, ऐसे बहुत सारी परंपरा है जिसका नुकसान जब किसी विद्यार्थी को होता है तो याद रखिए आगे चलकर जब वो नागरिक बनेगा या नागरिक के संबंध में वो चरित्र का निर्माण करेगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, वो अभी भी रहेगा। जैसे आज देखा होगा आप लोगों ने कि आज भी हमारे यहाँ जो है भारत में विशेष तौर पर आपने देखा होगा
कि लोग गाड़ी में लिखवा के चलते हैं राजपूत, ठीक है, या जो भी प्रकार के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, इससे क्या हो रहा है, एक हीन भावना बाकियों में नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रकार से जाति को प्रमोट करते हैं तो आपने मनुष्यता को छोड़ दिया, ठीक है, अपने आप को बाकियों से अलग करने का परिविचारधारा अपने अंदर ले आया, ठीक है। तो ऐसे परंपराओं का विरोध करना जो समाज के लिए अनुपयुक्त हो, याद रखिएगा, विद्यार्थी के दिमाग में ये डालने का जो जगह है वो विद्यालय है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा समाज की विविध समस्याओं का समाधान परिवेश, ठीक है, समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए विद्यालय में, याद रखिएगा, विद्यालय का मुख्य कार्य है कि शिक्षार्थी को जो है, ठीक है, समाधान ढूंढ कर देना या उसे समाधान योग्य बनाना कि वो समाधान ढूंढ सके, समाज में कोई भी बुराई चल रही है उसका समाधान वो शिक्षार्थी खुद कर सके, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अंतिम है, याद रखिएगा, समाज को नैतिक रूप से उन्नति की ओर ले जाना, यह विद्यालय का कार्य है, याद रखिएगा। सारे समाज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति आप भेजते हैं विद्यार्थी बनाकर, उसके बाद जब विद्यार्थी समाज में आता है तो वो किस प्रकार से अपने जीवन को जिएगा, समाज को कैसा रखेगा, ये बहुत सारी निपुणता इसमें बताई जाती है, ठीक है। तो आदर्शवादिता के तौर पर याद रखिएगा, आपने क्या क्या पढ़ा आदर्शवाद में, एक बार रिकॉल करते हैं, हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक बार हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं वापस, आपने जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ सीखी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आदर्शवाद क्या है, ठीक है। पहले तो विचारधारा की बात कर लेते हैं, विचारधारा क्या है, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति या हर व्यक्ति जो है अपने विचारधाराओं को अपने जीवन में संयमित करता है, ठीक है। ऐसे इसके अनुसार याद रखिएगा उसके 4 स्वरूप होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, पारिवारिक विचारधारा और आपके दार्शनिक विचारधारा, ठीक है। जिसमें से याद रखिएगा दार्शनिक विचारधारा के 3 प्रकार होते हैं, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, आदर्शवादी, ठीक है, दूसरा है प्रयोजनवादी और तीसरा है आपका प्रकृतिवादी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आदर्शवादिता को, ठीक है। तो आदर्शवादी के तौर पर याद रखिएगा कि ऐसी विचारधारा जिसमें मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व का विकास हो सके, ठीक है, मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व का विकास हो सके, जिसमें उसके मूल सिद्धांतिक जो तरीके हैं, आत्मवादी जो होगा, ठीक है, इसी को कहते हैं हम आदर्शवादी, ठीक है। देखिए आदर्शवादी को समझने के लिए बस आपको एक बात याद रखना है कि कोई व्यक्ति आदर्शवादी कब है, जब वो भौतिकवाद से दूर हो जाता है, ठीक है। जब वो भौतिकवाद से दूर हो जाता है यानी कि उसे अपने जीवन में जितनी वस्तु की आवश्यकता है वो केवल उतनी ही वस्तु अपने पास रखे या उतनी वस्तु का उपभोग करे या वस्तु का प्रयोग करे, तो वो आदर्शवादिता कहलाती है, ठीक है। तो आदर्शवादी याद रखिएगा यह भौतिकवाद से दूर होता है, ठीक है, तो ये आदर्शवादी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि आदर्शवादी के समर्थक आपको याद रखना है, सुकरात है, प्लेटो है, महात्मा गांधी है, अरविंद घोष है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिस्टे हैं, प्लेटो है, अरस्तु है, हिगल है और इसके अलावा स्पिनोजा है, ठीक है, स्पिनोजा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि आदर्शवाद के मुख्य उद्देश्य क्या है। आदर्शवाद के मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा बौद्धिक स्वविकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास है, ठीक है। यानी अध्यात्म जो आदर्शवाद है यह कहता है कि पहले आप बौद्धिक विकास कीजिए, ठीक है, दूसरा आध्यात्मिक विकास कीजिए। आध्यात्मिक विकास का मतलब यह होता है, याद रखिएगा, आध्यात्मिक का मतलब भगवान के पास नहीं है, आध्यात्मिक का विकास का मतलब है कि अपनी आत्मा पर विश्वास करके मन को जीतना, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि आप कभी भी एक काम एक समय में नहीं कर सकते, आपको आदत हो गई है एक साथ 2 काम करने की। जैसे एग्जांपल के तौर पर खाना खा रहे हैं, टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, एक आदत हो गई है ये, वरना अंदर नहीं जाता है खाना, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपने मन की चेतना पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम बोर होते हैं, ठीक है। जबकि आपको खाना खाने में, हाँ, अगर वही चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर आप बाहर खा रहे हैं, समोसा खाते रहिए, कभी आपको मूवी देखने की इच्छा नहीं करेगी उस समय। इसका कारण है क्योंकि जब हमारा शरीर जो है इस ऐसी वस्तु का उपभोग कर रहा होता है जो हमें टेस्ट के तौर पर काफ़ी तेजी से लगता है, यानी जिसके कारण हमारा दिमाग तुरंत एक्टिव होता है। याद रखिएगा, समोसा खाइए ना, तुरंत आपको पता चलेगा, और कितनी जल्दी खा लेंगे आप, जितनी जल्दी आप खाना नहीं खा पाएंगे। इस बात को नोटिस कीजिएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है? केवल और केवल मन चेतना पर कंट्रोल ना होना, ठीक है।
वही कारण है, याद रखिएगा, कि जब हम आध्यात्मिक स्व विकास करते हैं तो उसका मतलब है कि हम, अच्छा सामान्य तौर पर आपको पता होगा, जब हम एक कौर खाना खाते हैं, एक बाइट खाते हैं, तो हमें कितने बार उसको चबाना चाहिए? हाँ हाँ, लगभग 33 बार, ठीक है, 33 बार। अब सोचिए कोई ऐसा करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें शीघ्र शीघ्र क्या करना होता है, उसे निगलना होता है, जल्दी से जल्दी खा लेना होता है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा टेस्ट है। हम नए कौर को टेस्ट में लेना चाहते हैं और पुराने कौर को तुरंत के तुरंत अंदर करना चाहते हैं, ठीक है। ये है आध्यात्मिकता का विकास का प्रयोजन ना हो पाना, ठीक है। जैसे ही देखिएगा, और सबसे बड़ी बात, हम आदत हमारी बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से, हम खाना जो है अब जमीन पर बैठकर नहीं खाते हैं, ठीक है, हमें चाहिए पहाड़ ऊपर बैठ के खाने के लिए, ठीक है, बेड पर बैठ के खाना है। मतलब हमें जो है एक आलस्यता जीवन या विलासिता जीवन का एक उपभोक्ता का स्थान मिल चुका है, ठीक है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारा परिवेश दूर हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता जीवन, और इसी को कहते हैं आदर्शवाद। जब हर एक जीवन हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हम शरीर के लिए जो काम कर रहे हैं या जिस जिस लक्ष्य के साथ हम जीवन को जी रहे हैं, उस लक्ष्य के साथ हमें हर चीजों को उसी संपन्नता के साथ पूर्ण करना चाहिए। जैसे खाना खाना है तो नीचे बैठकर जमीन पे खाएं, ठीक है। अपने जीवन में जैसे हर एक बात, जैसे सुबह 6 बजे उठने की बात की जाती है, जो कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इस जीवन में तो संभव नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि जो बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिकता और शारीरिक जो विकास है, ये आदर्शवाद के मुख्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा शिक्षा और आदर्शवाद का संबंध क्या है। तो शिक्षा जो है आदर्शवाद की ओर व्यक्तित्व को अग्रसर करता है, ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक विकास, आत्मानुभूति और सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करता है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब बौद्धिक, ठीक है, नैतिक और कलात्मक विकास है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा आदर्श मूल्य क्या है, तो भावात्मक मूल्य, ठीक है, मानसिक मूल्य, और उसके बाद संकलात्मक मूल्य जो है आदर्श मूल्य होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपने पढ़ा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम आपने देखा सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखिएगा, इस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए। सत्यम का मतलब है बौद्धिक, जिससे बुद्धि का विकास हो सके ऐसे विषयों का पहला समावेश हो, जिससे नैतिक विकास हो सके दूसरा विषय हो, और जिससे कलात्मक विकास हो सके तीसरा विषय हो, ठीक है। यही कारण है कि जब आप स्कूल आप जाते थे तो छठवां और सातवां विषय जो है आपका जो विषय हुआ करता था वो हमेशा ड्राइंग का विषय, ठीक है, कलात्मक जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, जैसे कि संगीत, संगीत का विषय, ऐसा होता था। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना सारा वैरायटी नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा, अभी अगर आप अभी के स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जाइए तो आपको दिखेगा कि जो बच्चा, ठीक है, मान लीजिए डांस में बहुत आगे है तो उसको डांस में आगे किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो क्रिकेट में आगे तो क्रिकेट में आगे किया जा रहा है। अगर वो बौद्धिक रूप से विकसित है तो उसको किसी न किसी प्रकार के कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है, ठीक है। इसका कारण यही है, याद रखिएगा, बौद्धिक विकास है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा शिक्षण विधि की बात किया हमने, ठीक है, शिक्षण विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज आ जाती है, याद रखिएगा। और उसके बाद आदर्शवाद के अंतर्गत जो है 5 गुण हमने बताया था विद्यार्थी के अंदर क्या होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अंतर रूप में आदर्शवादिता का अंतर रूप क्या है, कि विद्यालय के अंतर्गत जो है, जब विद्यालय का निर्माण होता है या विद्यालय के संबंध में एक परिवेश का निर्माण होता है, तो उसमें समाज और प्रकृति का महत्वपूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। अगर प्रकृति अच्छी नहीं है तो विद्यालय का भी स्थायित्व अच्छा नहीं होगा, और समाज के रूप में समाज को विकसित करने के लिए विद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार जो है विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए, तो ज्ञान, विचार, क्रिया और चरित्र का निर्माण विद्यालय का मुख्य परिवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आदर्शवाद के संबंध में। इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर प्रकृतिवाद, ठीक है। देखिएगा प्रकृतिवाद क्या है। इसे कहते हैं नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद कहलाता है, ठीक है। नेचुरलिज्म, ठीक है। तो देखिएगा नेचुरलिज्म जो है इसका विकास कब हुआ था और यह प्रकृतिवाद क्या है वो हम थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप इन सब टॉपिक को कवर करेंगे उसके बाद देखिएगा सीडीपी के अंतर्गत जो है जो भी आपका छात्र अधीक्षक में जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक अब इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने इसको विचारधाराओं को समझ लिया है तो बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, तो प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत होता है या प्रकृतिवाद क्या होता है उसको समझे गए, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये 15वीं शताब्दी के आसपास हुई है, ठीक है। यानी प्रकृतिवाद की जो उत्पत्ति है या प्रकृतिवाद जो सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, 15वीं शताब्दी के समय, ठीक है। अब देखिएगा इसमें
नेचर और लिज्म शब्द से ये बना है, जिसमें नेचर का मतलब होता है प्रकृति और लिज्म का मतलब होता है वाद। ठीक है, यानी प्रकृतिवाद जो है ये इंग्लिश के शब्द से आया हुआ, नेचुरलिज्म से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति और वाद। ठीक है, और प्रकृति और वाद का सीधा संबंध याद रखिएगा कि जो प्रकृतिवाद बेसिकली क्या होता है, पदार्थवाद को बताता है। ठीक है, यानी भौतिक व इसे पदार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक है, भौतिक एवं पदार्थवाद कहलाता है, याद रखिएगा। तो समझिएगा कि प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम है भौतिकवाद या पदार्थवाद। देखिए, प्रकृति का संबंध क्या है, तो कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को जीवन जीने के लिए एक प्रकृति की आवश्यकता होती है। यह प्रकृति, याद रखिएगा, जो पदार्थ के तौर पर, वस्तु के तौर पर आपके सामने आती है, उसे हम कहते हैं प्रकृतिवाद। ठीक है, यानी देखिएगा, अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद सीधा सा यह अर्थ देता है कि जब व्यक्तित्व में, जीवन के व्यक्तित्व में या फिर मनुष्य के जीवन में जो पदार्थ और वस्तु या फिर जो भौतिकवाद है, ठीक है, आसपास की संज्ञाएं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जो घर हो गया, ठीक है, जो वस्तु आपको नजर आ रही है, सभी के सभी क्या है, प्रकृतिवाद कहलाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पदार्थवाद। ठीक है, तो भौतिकवाद और पदार्थवाद को हम प्रकृतिवाद कहते हैं, ये याद रखिएगा कि यानी कि भौतिकवाद ही पदार्थवाद है और पदार्थवाद ही क्या है, आपका प्रकृतिवाद है। ठीक है, इन सभी की संज्ञा जो है मूल रूप से नेचर के ऊपर आती है या प्रकृति के ऊपर आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रकृति क्या है, भौतिकवाद और पदार्थवाद जो है ये प्रकृतिवाद कहलाता है। ठीक है, इसके साथ एक और बात याद रखिएगा कि प्रकृति में जो है, ठीक है, दो मूल स्वरूप होते हैं। जैसे एक होता है आपका आंतरिक प्रकृति और एक होता है बाह्य प्रकृति। आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति। ठीक है, आंतरिक प्रकृति की बात करें तो याद रखिएगा, आंतरिक प्रकृति क्या कहलाता है, तो समझिए जो आपको बाहर दिख रहा है, यानी भौतिक रूप। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहां पर ये पैनल आपको दिख रहा है, ये पैनल इसका भौतिक रूप है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भौतिक रूप है, ये आंतरिक स्वरूप है। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा, जो आंतरिक स्वरूप होता है ये उसकी भौतिकता को बताता है, ये किस चीज से बना हुआ है और इसके लिए क्या क्या चीज का उपयोग हुआ है। जैसे अगर आप कागज को देखते हैं तो कागज जो है ये बना है पेड़ से। ठीक है, तो यह पेड़ जो होगा उसका भौतिकवाद है, यानी कागज का भौतिकवाद क्या हुआ, पेड़, और पेड़ से क्या बना है, आपका कागज बना है, तो वो उसकी आंतरिक प्रकृति हो गई, याद रखिएगा। यानी जो कागज का जो प्रकृति होगा वो पेड़ों की प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, कागज की जो प्रकृति होगी वो पेड़ों के प्रकृति से जुड़ा होगा। जैसे सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की मात्रा किसमें पाई जाती है, पेड़ों में पाई जाएगी, तो सेलुलोज की जो मात्रा पेड़ों में पाई जाती है वो कागजों में भी होगी। यही आंतरिकवाद होता है। ठीक है, तो आंतरिकवाद क्या होता है, भौतिकवाद को ही आंतरिकवाद कहा जाता है, याद रखिएगा। यह किसी वस्तु के आंतरिक वस्तु के आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, जो उसके भौतिकवाद होते हैं। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति। बाह्य प्रकृति को देखिएगा, बाह्य प्रकृति क्या है, तो याद रखिएगा यहां पर बाह्य प्रकृति का सीधा सा अर्थ हमने जो दिया है, ठीक है, बालक की प्रकृति से। ठीक है, तो बालक की प्रकृति को समझिएगा कि बालक के अंदर जो क्षमताएं होंगी, जो आवेग होगा, ठीक है, या फिर जो मूल प्रवृत्ति होगी, ये सभी बालक की प्रकृति से संबंधित होगा। ठीक है, बालक की वेग, प्रवृत्ति, क्षमता, ये सभी उसके बाह्य प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, ये सभी प्रकृतिवाद है। अब प्रकृतिवाद जो है मूल रूप से मैं इसको आपको समझाता हूं, थोड़ा व्याख्या समझते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार जो है, ठीक है, यह कहा गया है कि सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति से बाहर कुछ नहीं है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकृति है और प्रकृति से बाहर कुछ नहीं है, यही है प्रकृतिवाद। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर किसी वस्तु को देख रहे हैं, सारी वस्तु प्रकृति की देन है और इसी से प्रकृति बना है और प्रकृति से ये सारे बने हैं, इसका मतलब है प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकृतिवाद क्या है, तो प्रकृतिवाद
की व्याख्या से हम समझ सकते हैं सभी वस्तु प्रकृति की देन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, यही है प्रकृतिवाद। ठीक है, जब अच्छा प्रकृतिवाद के समर्थन करने वाले जो लोग क्या सोचते होंगे कि सब कुछ प्रकृति है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भौतिक वस्तु की विलासिता वाले जीवन को हम जी रहे हैं तो हम प्रकृति की देन को आप उपयोग में ला रहे हैं। जैसे आदर्शवाद का अपोजिट हो गया। आदर्शवाद क्या मानता है कि भौतिकवाद जो है ये बिल्कुल नश्वर है, इसका उपभोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास रोल्स रॉयस हो, कार हो, तो ये भौतिकवाद के जीवन में आ गया, यानी कि वो प्रकृतिवाद में आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप अध्यात्म जीवन जी रहे हैं तो आदर्शवादी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। हालांकि कुछ अंतर है और कुछ समानांतर हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के चीजों को जोड़ते हैं, लेकिन प्रकृतिवाद यह बोलता है कि प्रकृति ही सब कुछ देता है, तो इसका मतलब है कि मैं भौतिकवादी जीवन को जी सकता हूं। लेकिन आदर्शवाद क्या कहता है कि जितना ज्यादा भौतिकवादी जीवन को छोड़ोगे उतना ही आदर्शवादी बनोगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकृतिवादी का सीधा सा अर्थ होता है कि जब आप बोलें कि ये जितने वस्तुएं हैं जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, जिसमें आप बैठे हैं, जिसपे आप खड़े हैं, जो उस पे आप सोते हैं या जिसको आप देखते हैं, ये सभी क्या है? प्रकृतिवाद है। ठीक है, टीवी को देखना, टीवी किससे बना है? प्रकृति से बना हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सभी क्या है? भौतिकवाद है। ठीक है, तो भौतिकवाद को यानी यह कहा जाता है कि सभी वस्तुएं प्रकृति की देन है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये प्रकृतिवादी कहलाता है। चलिए, इसके अलावा देखिएगा, इसमें हम 4 लोगों के, ठीक है, प्रकृतिवाद के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। 4 लोगों के प्रकृतिवाद के सिद्धांत। सबसे पहला देखिएगा नाम, ठीक है, प्रकृतिवाद के सिद्धांत। सबसे पहले देखिएगा प्रकृतिवाद के सिद्धांतों में, ठीक है, जेम्स वार्ड के अनुसार जेम्स वार्ड के अनुसार देखिएगा, जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है प्रकृतिवाद क्या है? तो प्रकृति ईश्वर की देन, ठीक है, प्रकृति ईश्वर की देन को पृथक करता है। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृति क्या है या प्रकृतिवाद क्या है? तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत वह है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। ठीक है, तो प्रकृति की जो देन है, याद रखिएगा, या ईश्वर की जो देन है उससे प्रकृति को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? प्रकृतिवाद कहलाता है। ये किसके अनुसार है? जेम्स, ठीक है, वार्ड के अनुसार है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक लाइन और याद रखिएगा, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। ठीक है, ब्राइस के अनुसार देखिएगा, ब्राइस के अनुसार, ठीक है, तो ब्राइस के अनुसार याद रखिएगा, प्रकृतिवाद का एक सिद्धांत है, ठीक है, प्रकृतिवाद का एक सिद्धांत है या प्रणाली है, जिसे कहा जा सकता है प्रणाली है। ठीक है, जो कुछ आध्यात्मिक है, जो कुछ आध्यात्मिक है वह उसका बहिष्कार करना ही प्रकृतिवाद है। यानी आध्यात्मिकता का बहिष्कार कर देना प्रकृतिवाद है। ठीक है, अब देखिएगा थॉमस और लैंग के अनुसार,
थॉमस और लैंग के अनुसार याद रखिएगा प्रकृतिवाद क्या है। तो देखिएगा थॉमस और लैंग के अनुसार जो है प्रकृतिवाद ऐसा दार्शनिक तंत्र है, प्रकृतिवाद ऐसा दार्शनिक तंत्र है, ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसमें प्रभुत्व की विशेषता, जिसमें प्रभुत्व की विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, ठीक है, जिसमें प्रभुत्व की विशेषता के रूप में आध्यात्मिक अंतःज्ञान तथा पदार्थ का रूप होता है। ठीक है, जनरली इस तरीके के टॉपिक क्वेश्चंस कब आते हैं, बहुत रेयर है इस तरह के क्वेश्चन कि आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया गया और पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है जनरली। ठीक है, और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि आप इसको पढ़कर ये याद रख पाएं कि जेम्स वार्ड ब्राइस ने और थॉमस लैंग ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक से दो बार पढ़ लेना है, बस आपको याद रख लेना है कि प्रकृतिवाद क्या है, और उसके तहत बस एक बेसिक नाम याद कर लीजिए कि इससे समर्थक कौन कौन है। तो हमेशा कनेक्ट करने के लिए नाम ऑप्शन में मिल जाएगा इसमें। ठीक है, समर्थकों को देखिएगा कौन कौन समर्थक है इसके। ठीक है, प्रकृतिवाद के समर्थक देखिएगा। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो व्यक्ति होते हैं या समर्थक या दार्शनिक होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा प्रकृतिवाद को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, अध्यात्म को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। अध्यात्म को कौन मानेगा, आदर्शवादी मानेंगे, और प्रकृतिवादी किसको मानेंगे, प्रकृति को। ठीक है, देखिएगा इसके समर्थक देखिएगा, बस अंतिम बिंदु हमारा प्रकृतिवादी के समर्थक। अब ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो आदर्शवादी को भी समर्थक देते हैं, समर्थन देते हैं, और प्रकृतिवाद को भी समर्थन देते हैं। ठीक है, तो उनमें एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जो है अरस्तु। पूछा जाता है कि प्रकृतिवादी और आदर्शवादी दोनों को समर्थन देने वाला व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु। ठीक है, अब बाकी व्यक्तियों का नाम अलग अलग आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आता है रूसो, ठीक है, लेमार्क, लेमार्क, उसके अलावा हॉन्स, हॉन्स के अलावा याद रखिएगा सैमुअल, हक्सले, हक्सले। ठीक है, उसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा ये सभी चीजें जो हैं ये समर्थक हैं, याद रखिएगा किसको मानते हैं, प्रकृतिवादी को मानते हैं। ठीक है, ये सभी विचारधारा कौन सा रखते हैं, प्रकृतिवादी विचारधारा रखते हैं। ठीक है, इसी के बाद देखिएगा हम कल पढ़ने वाले हैं इनके संबंध में प्रकृतिवाद में शिक्षा, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद में विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय के गुण। ठीक है, ये सारे बिंदु प्रकृतिवाद संबंधित। फिर उसके बाद प्रयोजनवाद पढ़ेंगे, और प्रयोजनवाद के बाद जो है इन तीनों वादों का कंपेयर करेंगे, और इसी से आपको मूल बिंदु समझ में आएगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यही मूल बिंदु आता है, याद रखिएगा प्रकृतिवाद आपका आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के अंतर्गत। क्योंकि देखिए आदर्शवाद यह बोलता है कि आध्यात्मिक मूल पर बल देना, प्रकृतिवाद बोलता है कि आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, सब प्रकृति से देन है। ठीक है, और प्रयोजनवाद बोलता है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद जब दोनों सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो प्रयोजनवाद बनता है।
ठीक है। तो ये तीनों का अर्थ होता है, याद रखिएगा। इसी अर्थ को अगर कल आपने एक बार और पढ़ा तो अब आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि आप शिक्षा के संबंध में आप चीजों को पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में याद रखिएगा अभी हमारा पूरा का पूरा जो लक्ष्य है वो विद्यालय विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। उसको सोचने समझने और हर व्यक्तित्व का जो परिकल्पना है वो किस तरीके से आगे बखान करते हैं या जुड़ते हैं, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। इसी को कहते हैं हम लोग शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है।